अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आईनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई? क्या कोई रुकने असेंबली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि 1962 के आइन में अयूब खान का दौर था, तक लोगों को बुनियादी हकूक मैसर थे। अजीज भंडारी ने बताया कि उस वक्त भी बुनियादी हकूक और ओरिजिनलिटी दस्तियाब नहीं थी। सिविलियंस की हद तक क्रिमिनल दफात पर ट्रायल अदम अदालत ही कर सकती थी। ऑर्डिनेंस से बहुत सारी दिफात थी जो आर्म फोर्सेस के हवाले से थी। इस केस के फैसले से ही तहरीके इंसाफ का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी अदालती निजाम इस्लाहत के लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तैयार करदा 10 नकाती तजावीज पर वसीतर मुशावरत कर रहे हैं। वजीर आजम और उनके कानूनी मशीरों के बाद चीफ जस्टिस ने पीटीआई के 8 रुकनी वफ्द से 2 घंटे तवील मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीटीआई के रहनुमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कौम को आगाह किया कि उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने किस सराहत के साथ अपना मुकदमा पेश किया। मीडिया की जीनत बनने वाली तफसीलात से अंदाजा होता है कि इस तवील मुलाकात के दौरान पीटीआई की भारी बरकम वफ्द ने अदालती निजाम में इस्लाहात के बारे में कोई एक भी तजवीज पेश नहीं की। बेसमर मुज़ाकरात और बेमगज मकतूबात के बाद अब पीटीआई उन ऑपोजिशन जमातों के साथ ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है जिसके कायदीन को वो बरस से मुगल्लजात सुना रही थी। क्या ये बैल मुंडे चढ़ पाएगी? बज़ाहिर इम्कानात बहुत कम है। बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई को संजीदा हिकमत शार नज़म है, न ऐसा ठोस मुशावरती ढांचा समझ आ रहा है जो इमरान खान को कायल करने की सलाहियत रखता हो। हाँ, इस बात पे तो सब मुत्तफिक हैं कि इमरान खान और इमरान खान होगा, लेकिन उसके बाद पार्टी पोजीशन क्या होनी है, ये बड़ी कंफ्यूजन है। क्या ग्रैंड अलायंस के लोग पीटीआई की जारहाना पॉलिसी के साथ चल पाएंगे या नहीं, सवाल ये भी है। दूसरी जानिब एक और बड़ा मामला जो पक रहा है वो है हमारी क्रिकेट की बदतरीन सूरत हाल का, क्रिकेट की जबूहाली का, क्रिकेट के मैदान में लेट जाने का। और वो ये कि 29 साल हमारी कौम ने अपनी सरजमीन पर किसी आईसीसी इवेंट का इंतजार किया और हमारी टीम महज 4 दिनों के अंदर ये टीम से ही बाहर हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट मुसलसल एडहॉक बुनियादों पर चल रही है। यहाँ तवाजुन और तसलसल का फुकदान ऐसा है कि ना सिर्फ कप्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनख्वाह उसकी कप्तानी से मशरूत की जाती है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बनफ्से नफीस ऐसी मज़हका खेजी के दिफा भी किया जाता है। मोहसिन नकवी सब कुछ अपनी थाली में चाहते हैं और उनकी इस लाशऊरी की कोशिश के नीचे पीसीबी एक फैमिली फ्रेंचाइज कंपनी की मानंद बनता जा रहा है, जहां बिलाखिर हर तनख्वाहदार का मुस्तकबिल मालिक की खुशनूदी से जुड़ा होता है। मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून की सूबाई और वफाकी हुकूमत जो क्रिकेट में सियासत ले आई और अच्छी चीज का क्रेडिट लेना नहीं भूलते, वो पार्टी या हुकूमत इस हार की जिम्मेदार लेगी? सवाल है भाई, लेगी नहीं लेगी, कब लेगी? जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। अगर अच्छा स्टेडियम बनाने पर क्रेडिट आप लेते हैं तो बुरी टीम बनाने का सहरा भी आपके सर जाता है। करोड़ों लोगों का दिल भी आप ही के बनाए गए इस बेकार सिस्टम की वजह से टूटा है। क्रिकेट टीम का हाल यह है कि नकवी साहब ने मैनेजमेंट में ऐसे लोग भर्ती किए हुए हैं जिनको क्रिकेट का कख नहीं पता, और बजाहिर तो देखा जाए तो उनको खुद भी नहीं पता, क्योंकि क्रिकेट का बैकग्राउंड तो किसी का है नहीं। पंजाब पुलिस की खातून एएसपी को टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बना दिया गया है। ऐसा लग रहा है एजेंसी बनी हुई है जिसमें भर्तियां की जा रही हैं। चले एक और मिसाल दे दें आपको, हमारी इस टीम की वो सिलेक्शन जिस पे पूरी दुनिया तनकीद कर रही है। सिलेक्शन टीम का हिस्सा एक ऐसा शख्स है जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक ही नहीं, बल्कि वो महज फुटबॉल शो करता रहा है। इस हवाले से आमिर सुहेल ने जो कहा, आइए सुनते हैं। कोई हसन चीमा साहब है, वो सिलेक्टर भी बने हुए हैं। कितने टेस्ट मैच खेले में? कुछ नहीं खेले, वो तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे, उनके साथ एक रेहानुल हक साहब थे, दोनों फुटबॉल का प्रोग्राम करते थे। वो हसन चीमा साहब जो हैं वो इस वक्त सिलेक्टर बने हुए। फिर फातिहा पढ़े? नहीं, फातिहा तो अब पढ़, तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, फातिहा पढ़े, हम ये कर क्यों रहे हैं? नहीं आमिर भाई, मैं यही बोल रहा हूँ, हर जगह ऑनेस्टी मिसिंग है। हम अपने यार अपने अपने काम करें, हम अपने लिए हम मुश्किल डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मजबूरी है ना। इस तर्ज की सिलेक्शन का जवाब इस फुटबॉल के शो करने वाले शख्स से मांगे या फिर मोहसिन नकवी साहब से मांगे। आज के सियासी शो में हम क्रिकेट की गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने खेल में
सियासत ही को इन्वॉल्व किया है। मोहसिन नकवी के पास जबकि एक मिनिस्ट्री थी तो इस चेयरमैनशिप का ओहदा उन्हें क्यों दिया? लोग पूछते हैं क्या मुल्क में सीनियर क्रिकेटर्स की किल्लत पड़ गई है या क्रिकेटर्स जो है वो बेकार नजर आने लगे हैं कि उनको बिठा के सिर्फ तबसरे लिए जा सकते हैं? इसी सब पे बात करेंगे। मेरे से सबसे पहले मौजूद है सेनेटर सरमद अली हैं पीपल्स पार्टी से, मेरे साथ लाल मली चंद साहब हैं, लाल मली साहब हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ से, और अब्दुल रहमान खीतरान साहब हैं सूबाई वजीर हैं बलूचिस्तान से नून लीग से। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले सेनेटर सरमद अली साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेनेटर साहब, एक तरफ हमने बात की आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक मामले पे, आप लम्हा ब लम्हा इस बारे में अपडेट भी रखते हैं, सुन भी रहे हैं जो चीजें चल रही हैं, आप इस मामले को कैसे देखते हैं? इस केस के फैसले का ताल्लुक तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल से जुड़ा है, मुबसरीन ये कहते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? और पीपल्स पार्टी अब क्या सोचती है इन मामलात में? क्योंकि आपने केस में 54 साल बाद, 45 साल बाद जो है वो अपने लीडर को हक दिलाया है, इंसाफ दिलाया है, तो आज के इन फैसलों पर और इन केसेस पे और इस किस्म के तमाम मामलात पे आपका क्या रिएक्शन है? जी देखें, एक तो मैं बहुत चीज क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं है। हमने कभी भी मिलिट्री कोर्ट्स की हमायत नहीं की और हमने कभी भी नहीं कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स होने चाहिए। लेकिन अगर इसके पर्सपेक्टिव में जाएं और देखें तो आपको नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक स्टांस लिया था और उसी हवाले से 2018 में उन्होंने जो फैसला किया था वो आज तक चला आ रहा है। इससे पहले 2014 में जो फैसला किया गया था एट द टाइम ऑफ एपीएस का जो हुआ था सानिया हुआ था, उसके बाद से मिलिट्री कोर्ट्स का जो अमेंडमेंट की गई थी, 21वीं तरमीम की गई थी, उसके बाद सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए ट्रायल किया गया था। लेकिन इसको अगर देखा जाए तो इसको उस पर्सपेक्टिव में देखें और वो देखें कि ये जो जज आज हमारे बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से कौन कौन से जजों ने क्या फैसले किए हुए हैं। अगर हम बात करें मुनीब अख्तर साहब की तो देख लें उन्होंने पहले क्या फैसला किया था, फिर बाद में फैसला चेंज कर दिया और आज भी किस चीज़ पे कायम है। तो वो देखने की बात है। एक ही वो तो बल्कि उमर अता बंदियाल साहब तो कहते थे आई बिकम वाइजर, तो और मैं अपने फैसले चेंज करता रहता हूँ। तो मेरे ख्याल में जुडिशरी का में भी जो कुछ जज हैं उनका यही हाल है कि जिस तरीके से पीटीआई का हाल है कि जब दिल चाहे वो यू टर्न ले लेते हैं, तो उसी तरीके से इनका भी हाल है कि एक चीज़ को पहले वो सपोर्ट करते हैं और बाद में जब उनको सूट नहीं करती तो उसको अपोज करने लग जाते हैं। तो ये तहरीक इंसाफ का हाल है और ये चंद एक जजेस का हाल है जो इस वक्त बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो हर रोज़ खत खताबत अजीब गरीब किस्म की कर देते हैं। ये मामला चल रहा है अदालती बेंच में। लेट दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड, ये उनका डिस्क्रिप्शन है, उनका डिसीजन है, लेट देम डिसाइड। जो भी फैसला उन्होंने करना है उनको पता है, वो उनको आइन ने ये इख्तियार दिया है कि वो इसके हवाले से फैसला करें। जो भी फैसला करेंगे वो सोच समझ के करेंगे और उसके ऊपर मेरे ख्याल में सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोर्ट्स में जाते हैं लेके तो उसको फिर उन्हीं के ऊपर छोड़े ना, लेट देम डिसाइड व्हाट हैपेंस, जो भी होना है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि मई 9 मई को जो कुछ हुआ वो तो एक किस्म की बगावत थी। उसको अगर देखा जाए तो उसको उस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि वो एक रियासत के खिलाफ एक बगावत थी। जब रियासत के खिलाफ एक बगावत हो तो उस बगावत को और एक किस्म का उकसाने की कोशिश की गई थी फौज के अंदर से, कि फौज के अंदर से उकसाने की कोशिश की गई थी कि अंदर से ही कोई आर्मी चीफ के खिलाफ और आर्मी की क़यादत के खिलाफ एक कू हो जाए अंदर से। और उस हवाले से जनरल फैज हमीद साहब जो थे वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे थे पीटीआई के उन तमाम लोगों को जिन्होंने जीएचक्यू के ऊपर हमला किया था और जिन्होंने बाकी फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया था। तो इन चीज़ों को पर्सपेक्टिव में देखने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है। जहाँ तक रहा सवाल एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, तो एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट की कभी भी
ने कभी भी उनकी हमायत नहीं की और वो उसकी हमायत नहीं करती। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, पर्सपेक्टिव में हर चीज़ को देखना चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव में देखें कि जब आप बगावत करते हैं और एक कू करने की कोशिश करते हैं फौज के अंदर, तो उसके बाद फिर किस तरीके से उसके साथ निपटना चाहिए, उसके साथ किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। ठीक हो गया है। मैं लाल मली साहब आपकी तरफ आऊंगी। लाल मली साहब, एक बगावत थी रियासत के खिलाफ, इसलिए जो मामला है फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक, उसके ऊपर बात वाकई होनी चाहिए। प्रिंसिपली सरमद साहब कहते हैं कि नहीं जी, वी आर अगेंस्ट दिस, कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने जब एपीएस हुआ उस वक्त की भी उन्होंने मिसाल दी सामने की कि जी उस वक्त आपने कहा कि नहीं जी, वी आर वेरी मच इनटू इट दिस फेवर। दूसरा, आपका फैसला ही अगर देखा जाए बनफसे नफीस लार्जर पर्सपेक्टिव में, तो इस केस से जुड़ा है, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस है। और जो जैसे ज़मीन ने दिए आज सारे इस पे रिमार्क्स, जो सारी बातें हुई और मामला जो चल रहे हैं, उसको आप बड़े क्लोजली खुद भी देख रहे होंगे। अब आप लोग क्या समझते हैं क्या होगा? फैसला आता है तो फिर किस तरह से, क्योंकि आप लोग ने जो किया 9 मई का मामला, उसको बार बार ये कहा जाता है कि वो रियासत के खिलाफ एक बगावत थी, वो एक म्यूटनी की कोशिश थी जो आपने किया। शुक्रिया रिदा। देखें, अभी जनरल साहब ने पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दिया और पीपल्स पार्टी की जो आज पर सूरत हाल है वो काबिल रहम है, क्योंकि ये जो मौक़िफ़ रखते हैं उससे उनके एक्शंस बिल्कुल नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्स के मुखालिफ है, फिर इफ है, फिर बट है, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, आए बाएं शाए करके उसको जस्टिफाई करते हैं। बिल्कुल इस तरह जस्टिफाई करते हैं जिस तरह सिंध का और बलूचिस्तान का सदारती मेलात में पानी बेच दिया गया, केनाल की मंजूरी दे दी गई और अब जो है बहाने बनाकर ये कहा जा रहा है कि हम उसके मुखालिफ हैं। ये वही पीपल्स पार्टी है जो कहती थी कि हमें ड्राफ्ट नहीं मिलते कानून साजी के लिए, फिर 12 मिनटों में ये 10-10 कानून जो है वो पास करवा लेती है। तो इनका क्या कहना है? जहां तक देखे मुस्तकबिल की बात है, तो किसी भी सियासी पार्टी का मुस्तकबिल अवाम में मकबूलियत से होता है। कई पार्टियों को माजी में भी, पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की थी बैन करने की, लेकिन जब अवाम साथ देते हैं तो उस बैन की उस को एक तरफ करने की या उससे उसका मुस्तकबिल जो है वो वापस करने की कोई हालत नहीं होती है। पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ इस वक्त मुल्क की मकबूल तरीन जमात है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम उनके साथ खड़े हैं। अगर खतरा है तो इन स्टेटस को की पार्टीज को है जो इमरान खान से डरते हैं, इमरान खान से खौफजुदा है, जिनको इनको रातों को इमरान खान का खौफ सोने नहीं देता। मिलिट्री टाइम्स लेकिन मिलिट्री कोर्ट का जहां तक जिक्र है वो पाकिस्तान का आइन बड़ा वाज़ेह है। आर्टिकल 175(3) है जो क्लियरली कहता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होंगे। तो कैसे सिविलियन के खिलाफ आप जुडिशरी को इस्तेमाल कर सकते हैं? आर्टिकल 10A है जो फेयर ट्रायल की आपको गारंटी देता है। जब मिलिट्री कोर्ट पे ट्रायल होता है तो ना किसी वकील का पता होता है, ना किसी गवाह का पता होता है और ना ही कोई जो उनको रिलेटिव को आने मिलने और ओपन ट्रायल नहीं होता, तो ना कोई जर्नलिस्ट होता है। तो 10A की कोई भी जो है वो जो शर्त पूरी नहीं होती। ये ओपन ट्रायल की बिल्कुल नफी है और आर्टिकल 9 की जो आइन का है उसकी भी बाकायदगी से नफी है। जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल में इस कौम के बच्चे शहीद किए गए और वो दहशत गर्दों ने किए। आप मिलिट्री कोर्टों में उनके केसेस चला रहे हैं जो सियासी कारकुन है और खुदा न खासा उन्होंने किसी को शहीद नहीं किया। हाँ, जो कोर्ट में आजकल ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स आ रहे हैं वो बड़े एडवाइस हैं। जज साहिबान को ये थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि 9 मई के केसेस जो है वो अदालतों में ज़ेरे समाअत है। और जब आप कहते हैं कि आर्मी इंस्टॉलेशन से हमला, अभी तो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटीशन में ये मौक़िफ़ है
कि ये जो आर्मी इंस्टॉलेशन नहीं है, जिना हाउस आर्मी इंस्टॉलेशन नहीं है, ये जिना हाउस है। और ये जो आवाम को तब पता चला जब ये 9 मई का कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन किया गया। इनका तो वैसे ही आज जो अगर कैबिनेट में जो रिपोर्ट पेश की गई है, कबीना की एक वजारती कमेटी बनी थी 9 मई के हवाले से, जिनमें कहा गया है कि इसमें शाह महमूद कुरैशी नहीं थे, इसमें कहा गया है परवेज इलाही नहीं थे, उनका नाम इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इमरान खान उस वक्त जो है 9 मई को जेल में थे। तो ये इस रिपोर्ट के आने के बाद तो ये तो 9 मई का जो पूरा केस ही बढ़ गया है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बिल्कुल अब तो स्थापित हो गया है, क्योंकि इनकी अपनी वजारती कमेटी जो बनी थी उसमें जो आपने 50-50 के शाह महमूद कुरैशी और इन पे बनाए हुए हैं, जो ऑलरेडी जेल में थे, उन्होंने 9 मई का वाक़या जेल तोड़ के तो नहीं किया, उससे आपने 200 केसेस इमरान खान पे बनाए हुए हैं। तो ये आपका मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये कौम, ये अब वो दौर नहीं है जहाँ पे जिस तरह आपने आज अपनी अखबारों को पाकिस्तान की आवाम के पैसे से टैक्सेस से जो है आपने बड़ी बड़ी सुर्खियां लगवाई है कि पाकिस्तान में खुशहाली आ गई है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आजकल डिजिटल दौर है, आजकल हर जो है सिटीजन वो साथ ही बना हुआ है, वो सारे हालात देख रहा है। और अब ये स्टेटिस्टिक्स की जमायतें चाहे कोई भी बयानियां बनाए, लेकिन अब उनका जो है घर जाना ठहर गया है। और इंशाल्लाह ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शायद खान अब्बासी साहब की जमात और पैसे हुए आईन पाकिस्तान जो मिलकर 26 और 27 तारीख को नेशनल इश्यूज के जो अपोजिशन पार्टी का इजलास कर रहे हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, उसके बाद एक नया अमल तय होगा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान में आइन की बहाली, पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली, बुनियादी हकूक की बहाली के लिए और एक आजाद इलेक्शन कमीशन और नए इलेक्शन के लिए वो सड़कों पे आएगी और अपने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एहतजाज करेगी। ठीक हो गया है। अब्दुर्रहमान की इतरान साहब की तरफ जाऊंगी। सिद्धार्थ साहब, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मुबारक हो, आपकी आंखें वगैरह पिछले दिनों मुझे बता रहा था वो कि आपकी आंख खराब हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सेहतमंद नजर आ रही हैं। जी, थैंक यू सरदार साहब, शुक्रिया आपका। सरदार साहब, फौजी अदालतों की में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की बात हो रही है और यकीनी तौर पर इस केस के फैसले से तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। हैविंग सेड दैट, जहाँ हमारे पास ये मामलात हैं, हमने माजी में भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। हमने ये भी देखा है कि आज भुट्टो साहब के केस में भी हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी किस तरह से बात करती है और आमरीत और जमहूरियत के मामले के ऊपर किस तरह से आप लोग माजी के रेफरेंसेस भी देखते हैं और आज भी जो बातें आप लोगों ने भी तकलीफ़ें उठाई आमराना निज़ाम के अंदर, पीपल्स पार्टी में, तकरीबन ऑल सियासी जमातों ने, और आज वही बात पीटीआई कहती है। लेकिन फ़र्क ये है कि आप लोग ये बात करते हैं कि जी 9 मई के साने की वजह से डिफ्रेंशिएट आपको नज़र आता है। अभी लाल मली साहब की बात भी आपने सुनी और जो सर सरबत ने कहा एपीएस का वाक़े का जो उन्होंने रेफरेंस दिया वो भी सबके सामने है। प्रिंसिपली सेंटर सरबत ने कहा कि जी हाँ, पीपल्स पार्टी का प्रिंसिपली स्टांस है कि जी फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन पीटीआई का केस इज़ इंटायरली डिफरेंट और उसके ऊपर जो जवाब है वो लाल मली साहब ने दिया। अब नून लीग इसको कैसे देखती है? देखें, आप लोगों ने भी जब आप ऑपोजिशन में थे बहुत सख्तियां झेली, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त की भी जो स्टेटमेंट्स हैं नवाज शरीफ साहब के, बाजवा साहब के हवाले से और जो मरीम नवाज साहिबा के स्टेटमेंट्स हैं फ़ौज के हवाले से, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। हर दौर में हम देखते हैं कि ये इस तरह के मामला चल पड़ते हैं। जो अपोजिशन में होता है वो उस वक्त पिस ही रहा होता है पाकिस्तान के अंदर, जो हुकूमत में होता है वो लेवरेज ले रहा होता है, उसको फेवर्स मिल रहे होते हैं, उसको सपोर्ट होती है। तो ये चीज़ें अगर अभी भी इसी तरह से चलेंगी तो हम जो कहते हैं कि हमने सीखना है, कैसे सीखेंगे? और फिर इस केस के फैसले से अगर तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जुड़ा है तो बीइंग अ गवर्नमेंट आप लोग यही चाहेंगे कि जी ये फैसला ऐसा ही आए कि जी ऑपोजिशन मजीद जो है वो दीवार से लग जाए, जो वो कहते हैं। शुक्रिया। देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जमहूरियत है, आइन बहाल है, इमरजेंसी नहीं है। ये हमेशा बात किसी और तरफ ले जाते हैं अपने इदारों को कमज़ोर करने के लिए। मलिक साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। देखें, इदारे अपनी जगह हर एक ने अपने इख्तियारात और अपने दायरेकार में रहकर काम कर रहे हैं। अब बुनियादी तौर पे हम आते हैं ये फौजी अदालतों के केसेस की तरफ। तो देखें,
आप भुट्टो साहब का जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया, गलत फैसला वो आर्मी कोर्ट ने तो नहीं दिया, यही अदालतों ने दिया। और आज कितने सालों बाद 70 से लेकर आज 2000 मेरा ख्याल 23 था या 24, जब उन्होंने कहा कि गलत सजा दी गई, तो मैं कहता हूं कि ये लोग फांसी की कोठरियों में पड़े हैं, कुछ उम्र कैद भुगत रहे हैं। यही अदालतें हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत एक फैसला देती है, एडिशनल सेशन दूसरा फैसला उसको तोड़ता है, तीसरे पे सेशन, तीसरे पे हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीजें मेरा कहने का, देखिए सारी जिंदगी के लिए हम इक्तदार में नहीं बैठे हैं ना, पीपल ना हम, ये तो अवाम का वोट है, कल पता नहीं किसको वो कामयाब करते हैं, कौन इन सीटों पे होगा, वज़ीर आज़म कौन होगा, सदर कौन होगा। हम चाहते हैं कि फौरी, अब देखें अगर लोगों को फौरी तौर पे सस्ता इंसाफ फराहम नहीं होगा तो आप हालात देखें, वाकयात देखें कि 20-20 साल, इवन दीवानी केसेस में जो है ना 40-40 साल, 3-3 नस्लें खत्म हो जाती हैं, उनके फैसले नहीं होते। तो फौजी अदालत यही पाकिस्तानी है। अगर फौजी अदालत में कोई जज बैठा हुआ है तो उसके अहलियत पे बैठा हुआ है। देखिए अब जज यहाँ पे भर्ती होते हैं, एक वकील होता है, वो फिर जज भर्ती हो जाता है, या सेशन जज को पैनल भेजा जाता है, हाई कोर्ट का जज बन जाता है। इसी तरीके से हाई कोर्ट के जज उधर शिफ्ट हो जाते हैं और नए भर्ती हो जाते हैं। तो मेरे कहने, अब आज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं पहले तो आपके प्रोग्राम के जरिए बीबी मरियम नवाज को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि रमजान में डबल शिफ्ट स्कूल शुरू हो गए। अब ये तालीम दोस्ती का सिलसिला है, ना कि ये कोई सुबह को क्लासें होंगी, 12:30 खत्म होगी, 1 बजे नई क्लासें शुरू हो जाएंगी और आगे 2 शिफ्ट। क्या मैं तो ये चाहूंगा अगर मेरा बस चले तो 3 शिफ्टों में बलूचिस्तान पसमानदा है, इसके जहाँ कबायली इलाके हैं या अंदरून पंजाब है, 3 शिफ्टों में लोगों को तालीम दें, 3 शिफ्टों में हेल्थ की फैसिलिटीज दें और 3 शिफ्टों में इंसाफ के कटहरे खोल दें लोगों के लिए, ताकि हफ्ते 10 दिन में फैसला हो जाए, 15 दिन में फैसला हो जाए, जो जिस पे जुर्म साबित होता है वो सजा उठाए। और मैं तो इस हद तक कहूंगा कि आगे अपील भी नहीं होनी चाहिए। एक कोर्ट है, वो भी कोर्ट है, वो भी कोर्ट है। हाई सेशन ने फैसला दे दिया, हाई कोर्ट कहे कि जी बस खत्म। अब वो लामाला उसमें सिलसिले होते हैं कि फिर तो फौजी अदालतें कोई यहाँ पे बरतानिया या दुबई या अंग्रेज या हिंदुस्तान से तो कोई नहीं आ रहा है, यही पाकिस्तानी है। उनमें भी अहलियत है, जो फौजी अदालत का सरबराह होगा कर्नल लेवल का होगा, तो उसमें ये सलाहियत है कि वो सुनेगा, दोनों तरफ को सुने और उसके बाद फिर अपील में जाए आप। अब सालों साल जलील हो जाते हैं लोग, जायदादें बिक जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। तो उससे बेहतर नहीं है कि फौरी तौर पे, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों, मैं तो इस हद तक सजेस्ट करूंगा कि ये तमाम अदालतों को इस किस्म की डायरेक्शन दी जाए कि जैसे फौजी अदालत विद इन डेज फैसले करती है, तमाम अदालतों को, जजेस को ये पाबंद किया जाए कि विद इन डेज फैसले दे। लाखों फैसले पेंडिंग में पड़े हैं, लोग फांसी चढ़ गए, लोग उम्र कैद काट के बूढ़े हो गए, फिर फैसला आता है जी वो बड़ा जो है ना गुनाहगार नहीं था तो लिहाजा उसको जो है ना, ये नाकबाल तहरीक इंसाफ को नहीं बनाना चाहिए। हम विक्टिमाइजेशन थ्रू मिलिट्री कोर्ट्स या विक्टिमाइजेशन थ्रू सिविल कोर्ट्स, हम कोई भी ऐसी चीज गवर्नमेंट नहीं कर रही है। अगर कहीं पे कर रही है तो आगे आला अदालत मौजूद है, वहां पे चले जाएं। क्या इनको रिलीफ नहीं मिल रहे हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिले, सेशन की अदालतों से रिलीफ नहीं मिले, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिले। मुतनाज़ा ना बनाए प्लीज खुदारा। ये इदारे हैं, हर इदारे को आजाद छोड़े, वो अपने फैसले करें। अदालती निज़ाम है, एस्टेब्लिशमेंट है, मुकन्ना है, हर आदमी को, हर इदारे को अपने इख्तियारात का बाखूबी इल्म है। तो मैं ये चाहूंगा कि बिल्कुल ही इन चीजों को आप एक तरफ रखें। अब वो नहीं मानना वाली बात, ये चीजें गलत हैं। अब देखें, हमारा आर्मी चीफ इंग्लैंड जाता है और वहां पे उसके खिलाफ बकवास की जाती है, नारे लगाए जाते हैं। क्या आर्मी चीफ कौन है? आर्मी चीफ एक
एक शख्सियत नहीं है, एक इदारा है। जो आपके दुश्मनों को उस इदारे ने रोका हुआ है। यही जंगें थी होती थी, उन्होंने कहा कि जी जिमखाना लाहौर में हम जाके जो है ना नाश्ता करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज में इतनी ताकत है और लोगों का तावन है उसके साथ कि वो नाश्ता करने वाले आगे पता नहीं कहां तक उनको हमारी फौज धकेल के ले गई। तो देखिए, आप एक आदमी को विक्टिमाइज करते हैं, वो एक आदमी नहीं है, वो एक पूरा इदारा है। आर्मी चीफ लगा हुआ है उसके साथ, ना कि उसका नाम जो है ना हाफिज साहब को, हाफिज साहब बजाते खुद कुछ नहीं है, वो एक इदारे का सरबराह है। वो इदारा आपके मुल्क की सलामती का जामिन है। तो आप अपने मुल्क की सलामती के जामिन, मुल्क की सलामती के जिम्मेदार इदारे को आप बैरून मुल्क जिस तरीके से आप उसको विक्टिमाइज करते हैं, क्या आप पर पाकिस्तानी हैं या आप अपने मुल्क के मुखलिस हैं? हरगिज नहीं। आप देखिए, हमारे पुराने लोग होते थे, दोनों भाई होते थे, मेरा एक दादा था और एक मेरा नाना था। दिन में एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहते थे, रात को वो इकट्ठे होते थे। जरूर तनकीद करें, इदारों पर भी, इदारों पे नहीं, सियासतदानों पे आप तनकीद करें। दो इदारों को छोड़ दें जिसका नाम है अदालतें, जिसका नाम है आपकी स्टेबलिशमेंट, इनको आप एक तरफ रखें। आप नवाज शरीफ पर इत्ताद करें, आप उस पे उसकी खामियां ढूंढें, आप मियां शहबाज शरीफ पे ढूंढें, आप जहां जहां वज़ीर आला बैठे हैं उन पे ढूंढें, गवर्नरों पे ढूंढें, फेडरल कैबिनेट पे ढूंढें, इदारों को मत घसीटें। आज आप आर्मी पे कर रहे हैं, कल मैं उठूंगा कि जी सरदार साहब, सरदार साहब जी ठीक है। मैं सरदार साहब, मुझे दूसरे सवाल पे भी जान दे क्योंकि टाइम शॉर्ट है और मुझे क्विकली जवाब आप लोगों से ही चाहिए। सेंटर साहब आपकी तरफ आऊंगी वापस। सेंटर साहब, ये एक हमने फौजी तालतों में सिविलियंस की तो बात की कि कोर्ट के हवाले से, दूसरा मैंने क्रिकेट के हवाले से बात की। क्या हमारे पास कोई ऐसा बड़ा क्रिकेटर नहीं है? क्या हमारे पास सारे क्रिकेटर्स बेकार हैं, सिर्फ तज्जियों के लिए बैठ गए चैनल्स पे, या फिर मॉडलिंग के लिए कि वो बैठ के जो है वो संभाल सकें पीसीबी, वो संभाल सकें टीम को, वो संभाल सकें सारे जो सिलेक्शन है प्रोसेस उसको? क्या हो रहा है? क्रिकेट ज़बूहाली का शिकार क्यों हुई है? इसके पीछे वजूहात आप क्या समझते हैं? देखिए, टीमें कभी अच्छा खेलती हैं, कभी बुरा खेलती हैं। ये टीम्स, ये नहीं होता कि टीम हर वक्त अच्छा खेलती रहे और बुरा ना खेले, और बुरा खेले तो आप टीम के ऊपर आप क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दें या पीसीबी के ऊपर क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दें। ये फेजेस आते हैं टीम्स के ऊपर और गुजर जाते हैं। आपने बात की, पहले आपने कहा कि किसी क्रिकेटर को अपॉइंट कर दें। मेरा सवाल ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली अकबर जो थे ना, वो चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 1992 में, जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था। तो क्या कोई क्रिकेटर बैठा हुआ था उस वक्त क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, या वो कोई या वो एक लेफ्टिनेंट जनरल था जो वापडा का चेयरमैन भी था? मतलब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चला रहा था और साथ में वापडा का चेयरमैन भी था। तो ये तो हमारे यहाँ आज से नहीं है, पता नहीं कब से पाकिस्तान की जो तारीख में बेहतरीन चेयरमैन जो आया क्रिकेट बोर्ड का, वो थे ए मार्शल नूर खान। ए मार्शल नूर खान जो थे वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के चेयरमैन थे। वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर थे, वो पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन को हेड कर रहे थे, और वो पाकिस्तान के बीसीसी कर रहे थे। और उन्होंने जितना मेरे ख्याल में हॉकी में, स्क्वॉश में और क्रिकेट में जितनी उनकी कंट्रीब्यूशन है, किसी की इस मुल्क की तारीख में कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो क्या कोई मसला था, या ये थे अपना बीच में आप देखें, ये आपके बहुत सारे मिनिस्टर्स पहले भी रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के। आपके पीआईए आरिफ अली बादशाह पीआईए को हेड कर रहे थे और साथ में क्रिकेट बोर्ड को भी हेड कर रहे थे। इसी तरीके से और बहुत सारे लोग थे। ठीक हो गया, आप समझते हैं कि ये सब ठीक था, इट डिपेंड्स ऑन अ लक। ठीक हो गया, जवाब आ गया। लाल मलिक साहब, आपसे वही सेम सवाल है, आप क्या समझते हैं? जी क्विकली। आपने जो कहा जी कि अपील का हक भी खत्म कर दे, कर्नल लगा दे, तो भाई अगर सब काम आपको इनसे लेना है तो आप लोगों की जरूरत क्या है? आप सीधा सीधा उनको बिठाएं, आप तो असेंबली उनको बिठाएं, आप उनको बना दें। आपको कर्नल साहब पे इतना यकीन है तो आप बिल्कुल ये करें, फिर तो आपकी तो जरूरत ही नहीं है इस कौम को। जहां तक क्रिकेट की बात है, देखिए
चेयरमैन है, वजीर दाखिला भी है, वो उनकी परफॉर्मेंस छपी है अखबार में। शहीदात ने कहा ये वजीर दाखिला साहब है, जो उनका अहम काम है, जो मुल्क दहशतगर्दी को फेस कर रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर को फेस कर रहा है, उसने कौमी असेंबली के 6% सिर्फ इजलास अटेंड किए तो पूरे साल में 12 मिनट बोले। ये परफॉर्मेंस ना सिर्फ उनकी असेंबली की है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की भी यही परफॉर्मेंस है। कोई मेरिट नहीं है, कोई काम नहीं करना है, और सिर्फ क्रिकेट बोर्ड नहीं, पाकिस्तान का कौन सा इदारा है, वो अदलिया है, पार्लियामेंट है, जो कौन सा इदारा है मुझे पता है जो ठीक काम कर रहा है। क्रिकेट भी एक इदारा, क्रिकेट बोर्ड भी एक इदारा है। जब सब इदारे जो है उनको वो एक बीमार हो रहे हैं तो क्रिकेट कहां से ऊपर जाएगी? तो उसको भी तो नुकसान ही होना है। आप जिस मुल्क में जिसको वोट मिले उसको आप जेल में डाल दें, और जो चोर हो उनको लाके आप हुकूमत दे दें, तो ये नताइज आने हैं। लेकिन क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये किसी आप आम आदमी से भी किसी मुल्क में जाके पूछे कि जिस मुल्क में कोई इलेक्शन जीत जाए उसको जेल में डाल दे, और जो इलेक्शन हार जाए उसको करप्ट हो, चोर हो, उसको केस चल रहे हो, जिन पे जो है ना फर्ज जुर्म लागू होने वाला हो, सजाएं होने वाली हो, वो आ जाए हुकूमत में और 1100 अरब की अपनी चोरी भी माफ करा लें। अब वो क्रिकेट ठीक करेंगे, वो तालीम ठीक करेंगे, कहा क्या किसको बता रही है? ये इस मुल्क के अवाम को इतना सादा ना समझे कि उनको समझ नहीं है। आपने SIFC बना के आपने कहा कि मुल्क को डॉलरों की बरसात हो जाएगी। कहा है वो डॉलर जो बरसात होनी थी और डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होनी थी, हुई है कोई? तो जरा बता दे। कोई नहीं हो रही। आपने तो लाखों डॉलर, अरबों डॉलर रुपए इंटरनेट बंद करके इस मुल्क को आप स्टोन एज में ले जा रहे हैं, आप उस दौर में ले जा रहे हैं, पत्थर के दौर में। आपका इंटरनेट दुनिया के जो सुस्त तरीन रफ्तार वाले ममालिक में आप उसमें ले गए हैं, और आप कौम को बता रहे हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं। आप 3 शिफ्टें चला रहे हैं, आप 6 शिफ्टें चला रहे हैं। आपके अपॉइंटमेंट का जो तरीका है, जिस तरह एजुकेशन में आप कर रहे हैं, जिस तरह आप हेल्थ में कर रहे हैं, जिस तरह आप नवाब रहे हैं, जिस तरह आपने CIA में भर्तियां की थी, इसी तरह आप सब इदारे बर्बाद कर रहे हैं। आप सोच के ना कर लें, इस कौम के लिए। आप इमरान खान जो जेल में है इसलिए नहीं है, वो उसका कोई कसूर है, उसका ये जुर्म जो है कि उस कौम के साथ खड़ा है। वो न मुल्क से भागा, ना वो जहाज में चढ़ के रवाना हुआ, ना उसको कोई ईंट से ईंट बजाई, वो तो सिर्फ पाकिस्तान के आवाम के साथ खड़ा है, इससे उसको सजा है। तो आप इन ईमानों से आपने ठीक, मीडिया क्या कर लिया आपने? ठीक हो गया, ठीक है। अब्दुर्रहमान की तरफ साहब, सजा साहब आपकी तरफ, आप देख रहे हैं जब्बोहाली क्रिकेट की पूरी कौम तनकीद कर रही है, जिसका जो काम है उसको क्यों नहीं सौंप देते? रिदा, पहले मैं मलिक साहब को थोड़ा सा गुजारिश करूंगा। देखें, ये हिज मास्टर वॉइस जो है ना, चल चल के अब साल हो गया कि जी फॉर्म 47 और फॉर्म 45 कौन जीता कौन हारा, उसके लिए इलेक्शन कमीशन मौजूद है, सब इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद हैं, हाई कोर्ट्स मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। और मेरा ख्याल है कि वो यहाँ पे इनका कहने का मकसद ये है कि तमाम इस वक्त अदालतें भी हमारे जेब में हैं और इलेक्शन कमीशन भी हमारी जेब में है, बस हम जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। ना करें प्लीज, अल्लाह का वास्ता है। अभी कबूल करें जो चीज अच्छा हुआ। ये नहीं मैं कहता हूँ कि 100% अच्छा हुआ होगा, 99%, 98%, 90% डिस्क्रिपेंसीज होती हैं। अब आप इस हिज मास्टर वॉइस जी, इमरान खान जो है अवाम के साथ खड़ा है, जेल में बैठे। कल बीबी मरियम जेल में बैठी थी, खातून थी। कल फरियाल तालपुर एक खातून नहीं थी। कल बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, वो लीडर नहीं थी। देखिए ये इन चीज क्या शहबाज शरीफ कैंसर का मरीज और उसके साथ क्या हुआ, बाकियों के साथ किस किस की मैं मिसाल दूं। आप इन चीजों से निकल आए ना। हम आपको कहते हैं कि आप बड़े दिल वाले लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, जो अदालतें फैसला करें उन्हें कबूल करें। और जहां तक क्रिकेट का सवाल है, मैं तो मोहसिन नकवी को सलूट पेश करूंगा। मैं अभी पंजाब था, लाहौर था, इस्लामाबाद था। इस्लामाबाद में मैं एक टूर पे आया तो वो ये जो कन्वेंशन सेंटर है इसके आगे रोड बंद थी। कुछ दिनों के बाद मैं लाहौर से वापस गया, वहां पे जो है ना फ्लाईओवर और अंडरपास से चल रहे। ये एक देवमाला ही नहीं है कि जो रातों रात जिन को देव को कहते थे कि ये चीज हमें चाहिए वो बन रही। आप कदाफी स्टेडियम मैंने जाके देखा, मैं जिंदगी लाहौर में गुजारी।
वो हम जाते थे वहां पे, वो क्या है, एक होटल वगैरह थे, उन पे हम जाके खाना, अच्छा बंद था। पिछली दफा मैं गया बंद था, इस दफा गया उसका हुलिया तब्दील, उसकी एक शेप ही तब्दील है। ये ठीक दिनों हो में गया काम करा है। है, स्टेडियम बन गया, हालात बहुत अच्छे हो गए, लेकिन टीम न बन सकी। इसी के साथ टीम की परफॉर्मेंस भी न चल सकी। इसी के साथ अपनी मेजबान से फेंक दो, पाकिस्तान जिंदाबाद।